कोई भी जीव अपने शरीर की बेहद कीमती और इतनी मेहनत से जुटाई गई ऊर्जा को एक ऐसी प्रक्रिया पर क्यों खर्च करेगा जो उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी ही नहीं है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन जनन, इसके बिना कोई भी जीव अपना पूरा जीवन आराम से बता सकता है। बिल्कुल, एकदम मजे में, है ना? फिर भी पृथ्वी का हर एक जीव इस प्रक्रिया में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देता है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है उसका शीर्षक है जीव जनन कैसे करते हैं। हमारा उद्देश्य बस ये समझना है कि एक सूक्ष्म कोशिका के विभाजन से लेकर इंसानों जैसी जटिल प्रजातियों तक जीवन की निरंतरता की ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। एकदम सही। ये सिर्फ कोई जैविक सिद्धांत नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है। हाँ, और हमारे सामने जो पहली ही तस्वीर है ना, स्लाइड 1 में, वो अपने आप में गहरा रहस्य समेटे हुए। इसमें विभाजित होती हुई कोशिकाएं हैं और उनके ठीक बीच में एक सुनहरी चमक के साथ घूमता हुआ डीएनए दिखाई दे रहा है। ये जो सुनहरी चमक है ना, इसी के पीछे पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा कारण छिपा है। अच्छा। हाँ, ये वो विशाल तंत्र है जिसने अरबों सालों से इस नीले ग्रह को जीवन से आबाद रखा है। सोचिए, अगर जनन की प्रक्रिया न हो तो जीवन की जो विविधता हम आज देख रहे हैं, वो तो एक ही पीढ़ी में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, एक झटके में सब खत्म। तो ये बात उस विरोधाभास की ओर ले जाती है जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। स्लाइड 2 में एक बहुत ही आकर्षक कॉन्ट्रास्ट है। बाईं ओर एक अंधेरे अंतरिक्ष जैसी पृष्ठभूमि में एक अकेला चमकता हुआ बिंदु है और दाईं ओर सुनहरी लहरों के बीच तैरते हुए डीएनए के धागे हैं। हाँ, वो चित्र बहुत कुछ कहता है। मतलब कोई भी जीव अपनी इतनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करेगा जब वो अकेले जिंदा रह सकता है? इसका उत्तर उस व्यक्तिगत जीव के स्तर पर है ही नहीं, ये प्रजाति के अस्तित्व यानी सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के लिए है। अच्छा, तो प्रकृति को अकेले जीव से कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल नहीं। प्रकृति को पूरी वंशावली को बचाए रखना है। जनन का मुख्य उद्देश्य प्रजाति की छाप को बनाए रखना है। एक अकेले जीव को लग सकता है कि उसकी ऊर्जा व्यर्थ हो रही है, लेकिन इसके बिना पूरी प्रजाति का नामो निशान मिट जाएगा। प्रजाति को बचाने वाली बात तो बहुत तार्किक लगती है, लेकिन ये काम कैसे करता है? स्लाइड 3 पर डीएनए की प्रतिकृति को जीवन का ब्लूप्रिंट कहा गया है। जी। यहाँ स्क्रीन पर डीएनए के सुनहरे और गुलाबी नीले रंग से चमकते धागे अपनी कॉपी बनाते हुए दिख रहे हैं। तो अगर ये एक ब्लूप्रिंट है तो क्या इसकी कॉपी एकदम 100% फोटोकॉपी जैसी नहीं होनी चाहिए? मशीन और जैविक प्रक्रियाओं में यही तो सबसे बड़ा अंतर है। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया कभी भी 100% सटीक नहीं होती। मतलब कुछ न कुछ गलती होगी। हाँ, जब कोशिका डीएनए की कॉपी बनाती है तो उसे एक बहुत बड़े रासायनिक कोड को पढ़ना होता है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई बहुत बड़े महाकाव्य को हाथ से देखकर दूसरी किताब में लिख रहा हो। तो कुछ न कुछ त्रुटियां या गलतियां तो होंगी। बिल्कुल, और कई बार ये गलतियां नुकसानदेह होती हैं, लेकिन एक बड़े परिदृश्य में यही गलतियां फायदे का सौदा होती हैं। एकदम सही। इन त्रुटियों से ही विभिन्नता या वेरिएशन का जन्म होता है। ये किसी भी प्रजाति के लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। वो कैसे? मान लीजिए किसी प्रजाति के सभी जीव बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर अचानक पर्यावरण में कोई उग्र परिवर्तन आ जाए, जैसे तापमान बहुत बढ़ जाए, तो सबके सब एक साथ खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर विभिन्नता है तो कुछ जीव उस गर्मी को झेल लेंगे और प्रजाति विलुप्त होने से बच जाएगी। क्या बात है! मतलब प्रकृति की उन गलतियों में भी एक परफेक्शन है। तो अब जब हम जान गए हैं कि डीएनए कैसे काम करता है, तो देखते हैं कि जीव इसे लागू कैसे करते हैं। हाँ, इसके अलग अलग तरीके हैं। स्लाइड 4 में पहली रणनीति है जिसे अकेले आगे बढ़ना या अलैंगिक जनन कहा गया है। यहाँ एक चमकता हुआ जीव नीचे की तरफ 3 हिस्सों में बट रहा है। ये तो बहुत तेज और कुशल तरीका लगता है। जिन जीवों को बहुत कम समय में अपनी आबादी तेजी से बढ़ानी होती है उनके लिए ये बेहतरीन है, लेकिन कोई नुकसान भी है इसका? बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें डीएनए लगभग समान रहता है, इसलिए विभिन्नता बहुत कम होती है। पर्यावरण बदलते ही ये जीव खतरे में आ जाते हैं। ओहो, ये तो वही बात हो गई कि आपके पास बहुत तेज कार है, लेकिन उसमें दिशा बदलने के लिए स्टीयरिंग ही नहीं है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। अब इसी अलैंगिक जनन को स्लाइड 5 में 5 नीले और सुनहरे नियॉन पैनल्स में दिखाया गया है। इन छोटे जीवों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इनके पास खुद को क्लोन करने की सुपर पावर हो। हाँ, इनकी इंजीनियरिंग सच में कमाल की है। पहले पैनल में देखिए विखंडन दिखाया गया है। ये अमीबा वाला चित्र,
हाँ, इसमें अमीबा का केंद्रक लंबा होता है और फिर कोशिका बीच से टूटकर 2 जीवों में बंट जाती है। और ये दूसरा पैनल पुनरुद्भवन वाला, ये तो मुझे पूरा साइंस फिक्शन लगता है। प्लानेरिया, हाँ, अगर ये जीव कई टुकड़ों में कट जाए तो हर कटा हुआ टुकड़ा एक पूरा नया शरीर बना लेता है। बाप रे, सोचिए इंसान ऐसा कर पाते तो। खैर, तीसरा मुकुलन है हाइड्रा में। बिल्कुल, हाइड्रा के शरीर से एक छोटा सा मुकुल या उभार निकलता है जो बड़ा होकर अलग हो जाता है। और चौथा तो पौधों का है, कायिक प्रवर्धन। यहाँ पत्ती से छोटे पौधे निकल रहे हैं। हाँ, ब्रायोफिल्म जैसे पौधों में जड़, तने या पत्ती से सीधे नए पौधे बन जाते हैं। इन्हें बीज का इंतजार नहीं करना पड़ता। और आखिरी वाला बीजाणु समासंग है, राइजोपस का चित्र है यहाँ। सही पहचाना, ये कवक छोटी थैलियों में बीजाणु बनाते हैं जिन पर सख्त आवरण होता है। नमी मिलते ही ये उगाते हैं। तो ये तरीके तेज तो हैं, लेकिन विविधता की धीमी गति खतरनाक हो सकती है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय हमें अगली रणनीति में मिलता है, जिसे 2 की शक्ति या लैंगिक जनन कहते हैं। हाँ, स्लाइड 6 में यही है। यहाँ नीले और सुनहरे गुलाबी रंग के डीएनए स्ट्रैंड्स आपस में पूरी तरह गुंथे हुए हैं। ये प्रक्रिया अनुकूलन की गति को नाटकीय रूप से बढ़ा देती है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग जीवों का डीएनए मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा गणितीय पेंच है ना। स्लाइड 7 में अर्धसूत्री विभाजन का चित्र देखकर एक सवाल उठता है। कैसा सवाल? मतलब अगर नर का 100% डीएनए और मादा का 100% मिल जाए तो अगली पीढ़ी में तो 200% हो जाएगा। ये तो गणितीय रूप से एक आपदा है। हाँ, प्रकृति बहुत समझदार है। उसने इस आपदा को रोकने के लिए युग्मक या गैमीट बनाए हैं। अच्छा, वो कैसे काम करते हैं? विशिष्ट जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे नए युग्मकों में गुणसूत्र और डीएनए की मात्रा आधी रह जाती है। ओह, मतलब 50% नर से और 50% मादा से। बिल्कुल, और दोनों मिलकर वापस 100% का सटीक आंकड़ा पूरा कर देते हैं। तभी इस चित्र में आधा नीला गोला और आधा गुलाबी गोला मिलकर एक पूरा सुनहरा युग्मनज बना रहे हैं। एकदम सही। और पता है, नर युग्मक बहुत छोटा और गतिशील होता है, जबकि मादा युग्मक बड़ा होता है और उसमें भोजन का भंडार होता है। मतलब एक गति दे रहा है और दूसरा पोषण। गजब की टीम वर्क है। और ये टीम वर्क सिर्फ जानवरों में नहीं होता ना? जी नहीं, पौधों में भी होता है। स्लाइड 8 में एक चमकते हुए फूल का बहुत ही खूबसूरत चित्र है। तो क्या फूल सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते? बिल्कुल नहीं, फूल पौधों के जननांग होते हैं। तो इसका नर और मादा भाग कौन सा है? नर भाग को पुंकेसर कहते हैं, जो परागकण बनाता है, और मादा भाग स्त्री केसर है, जिसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका ग्रह होते हैं। और परागकण उड़कर मादा भाग तक पहुंचते हैं, जिसे परागण कहते हैं। बिल्कुल, और फिर शुरू होती है बीज की यात्रा, जो स्लाइड 9 में दिख रही है। यहाँ परागकण से एक नीली नलिका गुलाबी अंडाशय तक जा रही है। यही निषेचन है। इसके बाद युग्मनज बनता है। बीजांड कठोर होकर बीज बन जाता है। और वो अंडाशय, उसका क्या होता है? वो अंडाशय ही तेजी से बढ़कर फल बन जाता है। क्या बात कर रही हैं? मतलब जो सेब हम खाते हैं वो असल में एक विकसित अंडाशय है? हाँ, बिल्कुल वही है। ये तो बहुत ही रोचक तथ्य है। और फिर बीज मिट्टी में जाकर अंकुरित हो जाता है? हाँ, एक टाइम कैप्सूल की तरह। जब सही नमी और तापमान मिलता है तो पौधा फूट पड़ता है। तो पौधों की दुनिया से निकलकर अब हम मानव शरीर की ओर मुड़ते हैं। स्लाइड 10 में मानव तंत्र का तंत्र और हार्मोन के चित्र हैं। यहाँ यौवनारंभ यानी प्यूबर्टी की बात हो रही है। हाँ, और इसे संसाधनों के बदलाव के रूप में बताया गया है। बचपन में ऊर्जा सिर्फ बढ़ने में लगती है और फिर किशोरावस्था में जनन ऊतकों को परिपक्व करने में। शरीर का अपना अर्थशास्त्र है ये। लड़कियों में रजोधर्म शुरू होता है, लड़कों की आवाज भारी होने लगती है। इन बदलावों को समझने के लिए जनन तंत्र को देखना होगा। स्लाइड 11 में नर जनन तंत्र का नीले रंग का आरेख है। इसमें वृषण शरीर के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि शुक्राणु बनाने के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए होता है। अरे वाह, क्या डिजाइन है। और ये प्रोस्टेट जैसी ग्रंथियां क्या करती हैं? ये अपना स्राव डालती हैं, जिससे शुक्राणुओं को पोषण मिलता है और वे आसानी से तैर सकते हैं। अच्छा, और स्लाइड 12 में मादा जनन तंत्र का गुलाबी चित्र है। इसमें लिखा है कि लड़कियों में जन्म से ही हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। जी हाँ, जन्म से ही। और यौवनारंभ के बाद हर महीने अंडाशय से एक अंड परिपक्व होकर निकलता है और वो अंडवाहिका में जाता है, जहां निषेचन होता है। बिल्कुल, और अगर निषेचन हो जाए तो वो गर्भाशय में चला जाता है, जो बच्चे के विकास के लिए बना है। पर
हर महीने तो निषेचन नहीं होता ना, तो फिर उस अंड और गर्भाशय की तैयारी का क्या होता है? इसके लिए हमें स्लाइड 13 का फ्लो चार्ट देखना होगा, मार्ग ए और मार्ग बी। हाँ, मार्ग ए निषेचन वाला है। यहाँ लिखा है कि युग्मनज गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और यहीं पर प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ये माँ के रक्त से भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण देता है और अपशिष्ट बाहर निकालता है। प्लेसेंटा तो सच में एक लाइफलाइन है, लेकिन मार्ग बी क्या है अगर निषेचन ना हो? अगर निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की वो मोटी रक्त युक्त परत टूट जाती है और ऋतुस्राव के रूप में शरीर से बाहर आ जाती है। शरीर अपनी ऊर्जा को बेकार नहीं जाने देता। तो शारीरिक बदलाव तो हमने समझ लिए, पर इसके सामाजिक मायने भी हैं? बिल्कुल है। स्लाइड 14 का वेन डायग्राम यही बताता है। इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिपक्वता का मिलन दिखाया गया है। क्योंकि सिर्फ शारीरिक रूप से तैयार होना काफी नहीं है, यौन संचारित रोग या STDs का खतरा होता है। हाँ, जीवाणु और वायरस जनित दोनों। और विवाह या संतानोत्पत्ति को लेकर समाज का बहुत दबाव भी होता है। मानसिक रूप से तैयार होना सबसे जरूरी है। सही कहा। और इसी से परिवार नियोजन की बात आती है। स्लाइड 15 में 4 आइकॉन हैं: ढाल, गोली, IUD और ताला। ये 4 युक्तियां हैं। ढाल या बैरियर तरीके शुक्राणु को रोकते हैं, गोलियां हार्मोनल बदलाव करती हैं, और IUD गर्भाशय में स्थापित होती है ना? हाँ, और ताला शल्य क्रिया को दर्शाता है, जो एक स्थायी समाधान है। तो परिवार नियोजन सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण और सबसे महत्वपूर्ण शिशु लिंग अनुपात बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। मादा भ्रूण हत्या जैसी चीजों के खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने एक लंबा सफर तय किया है, एक कोशिका के विभाजन से लेकर पौधों के परागण और मानव समाज के परिवार नियोजन तक। हाँ, जीवन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा खर्च करके भी अपनी प्रजाति को बचाए रखना है। पर पता है, पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक अजीब सा विचार आ रहा है। ये सोचने वाली बात है। क्या विचार है? आज हमने देखा कि जनन में कितनी अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा लगती है। प्लासेंटा और गर्भाशय जैसी संरचनाएं कितनी जटिल हैं। हाँ, बहुत ऊर्जा लगती है। तो जरा सोचिए, अगर भविष्य में चिकित्सा विज्ञान इतना आगे बढ़ जाए कि कृत्रिम गर्भाशय या आर्टिफिशियल वूम्स हकीकत बन जाए। ओहो, मतलब ये पूरी जैविक प्रक्रिया मानव शरीर के बाहर होने लगे। बिल्कुल। तो क्या ऊर्जा बचाने का प्रकृति का ये मूल सिद्धांत पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, और तब जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिपक्वता का संतुलन हमने उस वेन डायग्राम में देखा था, उसका क्या रूप होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, विज्ञान और प्रकृति का ये टकराव देखना दिलचस्प होगा। सही कहा। तो आज के इस रोचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।